बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 7 और 8 हमने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7 इन्वेंट्री एमसीक्यूज। ठीक है जी बच्चों, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करें। फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन पूछना हो। फर्स्ट 5 में कोई भी नहीं है। 6 to 10 में 6 to 10 कोई नहीं है। आसान थे। 11 to 15 में कोई भी नहीं। वो पढ़ के भी आया कि नहीं, शक हो जा रहा है यार। अच्छा वाह यार, जबरदस्त आ गए। 16 to 20 मुझे लगता है मैं तो ऐसे गुजार ही देना है यार। 18 वाला करवा दूं। 18 वाला रीड कर ले यार। 18 वाला करते हैं। 18 वाले में कह रहा है जाजिब एसोसिएट हैड 40 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री। भाई हमारी इन्वेंट्री में कितने यूनिट पड़े हुए हैं? 40 यूनिट पड़े हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ विच 10 आर डैमेज। भाई 40 में से 10 यूनिट डैमेज हो गए। कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 2554। भाई कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 2554 है। इसका मतलब सीन कुछ ही है। 40 यूनिट हमारे पास हैं। 30 यूनिट नॉर्मल यूनिट कह लें या गुड्स यूनिट कह लें, और 10 यूनिट क्या हैं? डैमेज्ड है। ये वाली बात समझ लग गई? अच्छा, नॉर्मल द कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 2554। कॉस्ट कितनी है? 2554। इसका मतलब जो है ये जो गुड यूनिट है इसकी कॉस्ट चाहिए और इसकी एनआरवी चाहिए, और डैमेज यूनिट है इसकी भी कॉस्ट चाहिए और इसकी भी एनआरवी चाहिए। एग्री करते हो मेरी बात से? क्या ख्याल है जी बच्चे, बात समझ लगती है? yes, sir. अच्छा भाई एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 2554। ऐसे ही है। तो कॉस्ट पर यूनिट 2554 है। अब मुझे चाहिए नॉर्मल यूनिट की, गुड यूनिट की एनआरवी पर यूनिट। तो भाई सेलिंग प्राइस कितनी है? 2900। यानी कि एक यूनिट बेचता हूँ 2900 का सेलिंग प्राइस है। अगर माइनस करूँगा कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट टू कुछ हुई तो वो माइनस करके एनआरवी वैसे आएगी। द डैमेज यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड 60% ऑफ नॉर्मल प्राइस। इसका मतलब जो डैमेज यूनिट्स की मेरे पास होगी कॉस्ट वो कुछ ये होगी। डैमेज यूनिट की कॉस्ट तो ये रहेगी 2554। कॉस्ट तो सेम रहेगी ना ये वाली? ये बात समझ आ रही मेरी? कॉस्ट तो ये रहेगी, एनआरवी ये नहीं रहेगी। यानी कि 2900 का 60% वो सेल की जाएगी। एग्री करते हो मेरी बात से? अच्छा, सेलिंग कॉस्ट 150 है। भाई सेलिंग कॉस्ट 150, तो 150 इधर से भी माइनस हो जाएगी और जो डैमेज की है यहाँ से भी 150 माइनस हो जाएगी। एग्री करते हो? वेदर नॉर्मल और डैमेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री। रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मान ले कॉस्ट 10 है, एनआरवी 8 है, तो ये जो 2 आएगा ना ये होता है रिटर्न डाउन। ये एनआरवी का रिटर्न डाउन होता है, ये रिटर्न डाउन होता है। बात समझ लगी? कॉस्ट से कम आना रिटर्न डाउन इन्वेंट्री होता है, यानी कि इन्वेंट्री को राइट ऑफ कर देंगे, कम कर देंगे। अब मुझे बताएं गुड यूनिट की एनआरवी कितनी आई? 2750। तो जब मैं गुड्स यूनिट को रिकॉर्ड करूंगा तो गुड्स यूनिट किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? लोअर है कॉस्ट और एनआरवी। तो इन दोनों में से लोअर कौन है? इन दोनों में से कॉस्ट लोअर है, यानी कि ये तो कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है 2554। तो कह सकता हूं नॉर्मल गुड की नो रिटर्न डाउन, नॉर्मल गुड का कोई रिटर्न डाउन नहीं है। कह सकता हूं नॉर्मल गुड का कोई रिटर्न डाउन नहीं है। डैमेज गुड्स पर आ जाए। डैमेज गुड की एनआरवी कितनी आई? 1590। कितनी? 1590। 1590। भाई 1590 इसकी रिटर्न डाउन आ गई। अच्छा, और ये कॉस्ट है। भाई इन दोनों में से किसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा?
एनआरवी पर रिकॉर्ड, ये एनआरवी पे ऊपर रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही है। अच्छा ये भाई ये एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड होगा। अब मुझे ये बताएं क्या यहाँ से एनआरवी रिटर्न डाउन आ रही है? यस सर। तो भाई कॉस्ट आ गया 2554, एनआरवी आ गया 1590, तो एनआरवी रिटर्न डाउन कितनी आई? 964। रिटर्न डाउन एनआरवी कितनी आई? 964। ये 964 आ गया, ऐसे है। और ये 964 जो है ये 1 यूनिट का है, और डैमेज गुड्स कितने हैं? 10 है। तो इसका मतलब एनआरवी रिटर्न डाउन टोटल कितनी आ जाएगी? 9640। ये इसके ऊपर एनआरवी रिटर्न डाउन आएगी। कॉस्ट के ऊपर कोई रिटर्न डाउन नहीं आएगा, तो कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9640 ये हमारे पास बीटा आ जाएगी रिटर्न डाउन। खैर ये हमने फॉर्मेट बन गया, समझ आई। ये आसान फॉर्मेट भी बन सकता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने मेरे से डिफरेंट फॉर्मेट भी बनाया हो, ठीक, बस बात समझ आ जानी चाहिए। जी बच्चों ये नोट कर लें। अच्छा जी, और एमसीक्यूज पूछें इसके अलावा यार? एनी अदर एमसीक्यू? 26 वाला। 26 से पहले पहले कोई है और? नो सर। नहीं, ठीक है यार। 26 वाला एमसीक्यू रीड करें, सॉल्व करते हैं। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन 26 पे आ जाएं। कह रहा है ऑन 1 जुलाई 18 इमाद हैड ओपनिंग इन्वेंट्री 50 यूनिट, कॉस्ट 60 पर यूनिट है। ड्यूरिंग जुलाई 18 ही हैज मेड फॉलोइंग परचेज से 1 यूनिट परचेज 65 पर, 65 बेच दिए, 45 परचेज किए, कॉस्ट 67 पर, 100 यूनिट सोल्ड कर दिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च यूजिंग FIFO मेथड? भाई FIFO मेथड इस्तेमाल कर लें बच्चों। FIFO मेथड इस्तेमाल करके बता दें क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या आएगी। अब उससे ये बताया ही नहीं है कि FIFO पीरियोडिक है परपेचुअल है, उसने बताया ये FIFO पीरियोडिक है, FIFO परपेचुअल है। आप बता सकते ये पीरियोडिक से करना है परपेचुअल से करना है? जी बच्चों बताओ, ये पीरियोडिक से करना है परपेचुअल से करना है? भाई अगर FIFO मेथड आपके पास है, अगर FIFO मेथड आपके साथ पास है तो पीरियोडिक से करो परपेचुअल से करो, क्या फर्क पड़ता है? सेम आता आंसर है। बात समझ आ रही? अच्छा जी, और वैसे ये जो उसने डिज़ाइन लिखा हुआ है ये इस तरह से जैसे वो इन्वेंट्री कार्ड बना होता है, ठीक है जी। तो ठीक है हम सिंपल कर लेते हैं। भाई हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री चाहिए। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो यार। क्लोजिंग यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट होता है, ऐसे ही है। रेट तो या तो 67 वाला लगेगा या तो 65 वाला लगेगा, क्योंकि दो ही परचेजिंग के रेट है ना। तो मेन चीज़ क्या है मेरे लिए कैलकुलेट करना? मेन चीज़ क्या कैलकुलेट करना? क्लोजिंग यूनिट्स। तो क्लोजिंग यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं आसान सी। भाई ओपनिंग कितने हैं? 50, और परचेज कितने किए? 120, 65 सेल कर दिए, फिर 45 परचेज कर लिए, फिर 100 सेल कर दिए। अब जो बच जाएगा वो क्लोजिंग ही होंगे। बताओ कितने बचते हैं? पक्की बात है? यस सर। भाई ये 50 है, ये मेरे पास क्लोजिंग यूनिट्स आ गए, तो इन्हीं की तो हमें तलाश थी। 50 ही आ गए, ऐसे है। अब ये जो 50 क्लोजिंग बच गए होंगे, 50 क्लोजिंग बच गए होंगे, कह सकता हूँ इनमें से 45 ऐसे होंगे जो 67 वाले होंगे, और 5 ऐसे होंगे जो 65 वाले होंगे। FIFO है ना, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बात समझ आई मेरी? यस सर। तो जो पहले आएगा पहले चला जाएगा। इसका मतलब 50 में से एंड वाले तो सारे जिंदा बच गए होंगे, तो ऊपर वाले में से 5 बच गए होंगे। तो 5 आगे मेरे पास किस रेट वाले? 65 वाले, और 45 मेरे पास आगे ये 67 वाले। दोनों को ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है? 325 ये किसका आंसर है? 325 है। 3015 और टोटल आंसर कितना आया? 3340। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे लिख देंगे
340, ये आंसर आ गया। डन। और पूछें? 28 वाले पे आइएगा जरा यार। 28 वाला रीड कर लें जरा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28 है। फिल्मोरिस लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन। PML एक मशीन खरीदता है एंड सेल देम टू इंटरनेशनल मार्केट। PML बॉट 4 मशीन। भाई कितनी मशीनें खरीदी हैं? 4 मशीनें खरीदी हैं। पहली मशीन 12 मिलियन की, दूसरी 14 मिलियन की, तीसरी 13 मिलियन की और चौथी, बात समझ लगती है? आगे कहानी सुना रहा है। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड ओनली 1 मशीन। उसने एक मशीन 14 मिलियन की बेच दी। एंड फॉलो 5 मेथड वैल्यूएशन। कह सकता हूँ ये जो इसने मशीन बेची होगी ये 12 मिलियन वाली बेच दी होगी। 12 मिलियन वाली बेच दी होगी। डन। कहता विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 37। मुझे बताइए 12 मिलियन वाली मशीन जब बिक गई, क्या ये हमारी इन्वेंट्री में नजर आ रही होगी? नहीं। इन्वेंट्री में क्या रह गया? 14 मिलियन रह गया, 13 मिलियन रह गया और 14 मिलियन रह गया। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है। तो भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कौन कौन आ गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कौन कौन आ गया? 14 मिलियन आ गया, प्लस 13 मिलियन आ गया और प्लस 10 आ गया। आंसर कितना आता है? 37 मिलियन। भाई 37, ये वाली बात तो सही है मेरे ख्याल से। कह रहा कॉस्ट ऑफ सेल 10 है। भाई ये जो मशीन बेची है 12 मिलियन की कॉस्ट वाली मशीन बेची है ये, तो ये वाली बात गलत हो गई। ऐसे दैट्स व्हाई अल्फा गेम से आउट हो गया। ये 39 वैसे गलत है। अब ये देखते हैं 37 कॉस्ट ऑफ सेल 12 मिलियन है। हाँ ये सही है। ये जो मशीन बेची ये 12 मिलियन की कॉस्ट वाली बेची। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सही है। और अगर वो सेल प्राइस ही पूछ लेता तो सेल प्राइस 14 मिलियन साथ आ जाता। ठीक है। अच्छा, और कोई सवाल है तो पूछो। 29 रीड करें जनाब। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू एसी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20। 1 मार्च में ओपनिंग 400 यूनिट है और 100 वाले, तो ओपनिंग की कॉस्ट 40,000 आ गई। 8 मार्च को परचेज किए 100 यूनिट 15,000 आ गया। और 24 मार्च को 300 यूनिट परचेज किए, उनकी कीमत 60,000 आ गई। डन बच्चों। अच्छा यहाँ पे कैच है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नो यूनिट वर सोल्ड। भाई कोई यूनिट ही नहीं बेचा। जब कुछ भी नहीं बेचा, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री में क्या बचेगा? हमने कहा क्लोजिंग में 400 जमा 100, 500 जमा 300। भाई 800 यूनिट ही क्लोजिंग में बच जाएगा। कुछ बेचा नहीं तो सारा बच ही जाएगा। और ये कह रहा है वेटेड एवरेज है और परपेचुअल है। वेटेड एवरेज और परपेचुअल है। ठीक है। जब कुछ बेचा ही नहीं तो सिंपल है, हमें परपेचुअल में क्या करना है? इन तीनों को ऐड करना है, सारी कॉस्ट को ऐड करो। 40 प्लस 15,000 प्लस 60,000। आंसर इज 1,15,000। 1,15,000। भाई ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल यूनिट 800 है। भाई इसको इसमें से डिवाइड करें, ये आपके पास रेट निकल आ जाएगा पर यूनिट का। कितना आता है? 143.75। 7 बड़ी बात की 75 ही बनता है वो बीटा। सही है। और बच्चे 31 रीड कर लें। 31 में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ IS2। IS2 कहता है कि आपने कौन कौन सी आइटम को डिस्क्लोज करना है।
तो भाई ये आपको ना आई कैप की बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, आई कैप बुक रीडिंग। आई कैप बुक रीडिंग कीमती है, ये वाली चीजें आई कैप की बुक रीडिंग करके पता चला करेंगी, ठीक है। लेकिन आइटम को हमने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। आ जाए बच्चे, आई कैप की बुक की ज़ियारत करवाएं। बच्चों आई कैप बुक की ज़ियारत कर लो जरा, आई कैप बुक की ज़ियारत कर लो, ठीक है। इधर आए जरा, कहता है रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर्स। आपको मैंने कहा था कि यार एक बार रीडिंग कर लेना जरा, और आप लोगों ने कहा मेरी बात माननी है। अभी बच्चे कह रहे हैं सर नहीं सर नहीं माननी। रिकग्निशन एंड डिस्क्लोजर कहता है रिकग्निशन एज एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज होंगे। व्हेन इन्वेंट्री आर सोल्ड द कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज इन्वेंट्री शैल बी रिकग्नाइज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच द रिलेटेड रेवेन्यू इज रिकग्नाइज, और वो होगी कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। कहां पर रिकॉर्ड होगी, जैसे अभी याद है हमने एक मशीन को सेल किया और कॉस्ट ऑफ सेल में रिकग्नाइज किया, तो एंट्री क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कहता है ये क्या करेंगे आप, इस जब इन्वेंट्री बेचेंगे तो कॉस्ट के ऊपर उसको रिकग्नाइज करेंगे। जैसे अभी हमने एक एमसीक्यू किया था, इसमें 12 मिलियन कॉस्ट आई थी, याद है आपको। और किसको रिकग्नाइज करना है, एक्सपेंस के तौर पर। और किसको रिकग्नाइज करना है, नंबर 1 पे ही आ गया, जिस इन्वेंट्री को बेचेंगे उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। सेकंड नंबर रिटर्न डाउन एंड लॉसेस, रिटर्न डाउन को और लॉसेस को भी रिकग्नाइज के तौर पर क्या करेंगे, एक्सपेंस के तौर पर क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। मेरी बात समझ आ गई। इसका मतलब अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कम हो गई, अगर रिटर्न डाउन वैल्यू कम होगी तो उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज करेंगे। और अगर इन्वेंट्री जल गई, लॉस होगी, थेफ्ट होगी, उसको भी एक्सपेंस के तौर पर क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे। अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएंगे, अब नॉर्मल लॉस हुआ तो पीएल में ले जाएंगे। ये बात लिख दूं मैं, पता है आपको। वेल डन, बहुत अच्छे। रिवर्सल ऑफ रिटर्न डाउन recognize as a reduction in amount of inventory recognized as an expense in the period in which the reversal occur। भाई एनआरवी जो हमने रिकग्नाइज की थी, अगर वो दोबारा से अगेन रिवैल्यू हो जाए तो जो आपने इन्वेंट्री को कॉस्ट रिकग्नाइज किया हुआ है वो एक्सपेंस को रिवर्स कर दो, सिंपल सी बात। एलोकेशन टू अदर एसेट, some inventory may be allocated to other asset account, for example inventory used as a component of self constructed property, plant or equipment, inventory allocated to another asset in this way are recognized as an expense। कहता sometime ना इन्वेंट्री किसी एसेट को बनाने के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस इन्वेंट्री को क्या करेंगे, एक्सपेंस के तौर पर रिकग्नाइज कर देंगे। ऑल्दो बाद में एसेट का पार्ट बन जाएगा। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, भाई ये एमसीक्यू था जो हमने डिस्क्लोजर वाला किया था, डिस्क्लोज याद है, जिस एमसीक्यूज को ट्रेस करते करते यहाँ पे पहुंचे हम। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट किसकी, IS2 की। और यहाँ पे लिखूंगा मैं आई कैप बुक रीडिंग। और ये वाली बुक रीडिंग जिस बच्चे ने ना की वो बच्चा क्या हो जाएगा, फोत हो जाएगा एग्जाम हॉल में, अल्लाह ने करे फोत हो जाए। यार फोत का वर्ड अच्छा नहीं है, कुछ और को यार, कुछ और शरारती सा वर्ड बताओ फोत के अलावा, वो क्या हो जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। बड़ी बात ये है। अच्छा अब वो बस परेशान हो जाएगा, या ये क्या लेते हैं, फोत रहने दें यार, उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हाँ ये क्या लेते हैं, उसकी जिंदगी, हाँ उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी जो आई कैप की बुक रीडिंग नहीं करेगा। कैसे पास हो जाएगी जब आई कैप की बुक रीडिंग नहीं करेगा। अच्छा मैं ये कह दूं जो आई कैप की बुक रीडिंग नहीं करेगा वो पास हो जाएगा। बच्चों ने क्या करना है, इतना ही टुकड़ा लगा के ना अपलोड कर देना। सही है, सर कह रहे थे जो आई कैप की बुक रीडिंग नहीं करेगा वो पास हो जाएगा। हाँ शरारती बच्चे ना हमारे, पता तो है हमारे बच्चे शरारती हैं। भाई नंबर 1, भाई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री इंक्लूडिंग द कॉस्ट फॉर्मूला यूज्ड। भाई जो भी हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है, क्या हम FIFO मेथड यूज कर रहे हैं, हम FCO मेथड यूज कर रहे हैं। कहता है ये डिस्क्लोज करना जरूरी है
कि जो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हो वो किस कॉस्ट फॉर्मूला से कर रहे हो, FIFO से या EFCO से। द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड द कैरिंग अमाउंट इन क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू दी एंटिटी। कहता है कि आपने कैरिंग अमाउंट जो इन्वेंट्री की वो और कैरिंग अमाउंट को कहां पे क्लासिफाई किया है, कहता है इसको डिस्क्लोज करना है। द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, जो आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड की उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर मीन कॉस्ट ऑफ सेल के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दो, डिस्क्लोज कर दो। द अमाउंट ऑफ एनी, ये वाला एमसीक्यू आया था, रिटर्न डाउन ऑफ इन्वेंट्री जो कि आपने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज कर दिया, कहता है इसको भी आपने IS2 की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में लिखना है। बात समझ आ गई? ओके, तो 4 चीजें हो गई। अकाउंटिंग पॉलिसी FIFO EFCO डिस्क्लोज करना है, कैरिंग अमाउंट डिस्क्लोज करना है, इन्वेंट्री को एज एन एक्सपेंस के तौर पर डिस्क्लोज करना है और रिटर्न डाउन को आपने डिस्क्लोज करना है। ये 4 डिस्क्लोजर, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये हमारा था एमसीक्यू नंबर 31 था 31। तो आप बताएं बच्चों, आइटम शुड बी डिस्क्लोज, बच्चों आइटम शुड बी डिस्क्लोज एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ IS2। भाई क्या करेंगे, एवरेज होल्डिंग पीरियड वहां पे लिखा हुआ था नहीं, लिस्ट ऑफ मेजर कस्टमर लिखा हुआ था नहीं, अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यू टू रिटर्न ऑफ इन्वेंट्री ये लिखा हुआ था वहां पे, एवरेज लीड टाइम प्रोक्यूरमेंट लिखा हुआ था नहीं। दिस इज दी कमाल ऑफ बरकतें ऑफ ICAP बुक रीडिंग। हाँ, अब जिंदगी आसान हो गई है, ठीक है जी। और पूछे एमसीक्यूज। वेलकम स्टूडेंट्स, प्लीज आस्क एन अदर क्वेश्चन, ask another question if you have any question. No more question? अच्छा जी, ओके ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो अगर कोई क्वेश्चन हुआ 16 करके आया 16 वाला और करना, 16 वाला देख लेते हैं जरा। 16 वाले में क्या है यार, तरतीब से देख लिया करें जरा चीजें करने में आसानी होती है। 16 वाले की ज़ियारत करें जल्दी से यार, सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, कामरान इज अ एंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री इंक्लूड अ क्लॉक। भाई क्लॉक की कॉस्ट कितने की है? 158। कामरान एक्सपेक्ट टू स्पेंड ₹7,000 ऑन रिपेयरिंग द क्लॉक। भाई क्लॉक को जिंदा करने के लिए 7,000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा जी सर, तो क्लॉक जिंदा हो जाएगी। और अगर वो जिंदा हो जाएगी तो मार्केट में कितने की बेच सकूंगा? 2,60,000। टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री, टू रिप्लेस द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री वुड कॉस्ट 255,000। एट व्हाट वैल्यू शुड द क्लॉक बी इंक्लूडेड इन के इन्वेंट्री? ओए ऊपर कामरान था, ओए कामरान की जिंदगी बदल गई है, देखो जरा। कामरान कैरोन्स बन गया, कायरोन जापानीज लगता है कोई मुझे तो, कोरियन होगा या जापानीज। अच्छा बच्चों, खैर जो भी हो, हमें क्या, हम तो इसको, ओ यार ये कामरान का निक नेम है, क्या हो गया यार, क्या ख्याल है? वो चंदा नहीं बोलते इस तरह, बालू, तो ये उसका निक नेम है। कहता कामरान इन्वेंट्री। भाई ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट दिए ना भाई, ये हमारे काम की नहीं है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग कैप 3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक, कैप 3 का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने में 255,000 का कोई रूल नहीं है, इग्नोर मारे।
भाई कॉस्ट कितने की है, और कॉस्ट आ गई 158,000 और एनआरवी, भाई एनआरवी कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस कितनी है 260,000, कॉस्ट टू सेल कितनी है, यहाँ पे कॉस्ट टू रिपेयर है 7,000, तो 7,000 क्या करें इसमें से माइनस करें, आंसर कितना आया 253,000, विच एवर इज लोअर कॉस्ट, भाई कॉस्ट के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे तो 158,000, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। डन बच्चों, और सर चलें जी, सर अप्रूवल और प्रीपेमेंट्स के टेस्ट दिए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, और लास्ट इंशाल्लाह हमारा टॉपिक रह गया फाइनल अकाउंट का, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज बच्चों।